बायोलॉजी। बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर देती है। जो हमारे पास बायोलॉजी की सबसे पहली ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर या उसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज देख लेंगे, उसकी शेप देख लेंगे, उसका कलर देख लेंगे। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि वो है कैसा या वो बना कैसा। तो ये सब कुछ हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारे पास बायोलॉजी की वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारे पास दो वर्ड से मिलके बना है, एना और दूसरा टॉम। एना मीन अप एंड टॉम मीन कट। कि जब भी हम किसी चीज़ को डाइसेक्ट करते हैं तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। हम एनाटॉमी में एग्जांपल ले लेते हैं हार्ट की। हार्ट हमारे पास जो है उसके हम स्ट्रक्चर को देखेंगे कि वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट का जितना भी स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की जब स्टडी करेंगे तो उसे हम एनाटॉमी कहेंगे। इसके बाद जो हमारे पास बायोलॉजी की थर्ड ब्रांच आती है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमारे पास जो है टिश्यूज की स्टडी होती है। अब हम देखते हैं टिश्यू क्या। टिश्यू जब सिमिलर सेल्स कंबाइन होते हैं या एक जैसे फंक्शन करते हैं तो वो हमारे पास टिश्यू बनाते हैं। अब हमारे पास टिश्यू जो होते हैं वो हमारे पास बहुत छोटे होते हैं, उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इस वजह से इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इसलिए द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब हर टिश्यू का अपना, हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब हर टिश्यू का हमारे पास एक अपना फंक्शन होता है या स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्डिक टिश्यू। ये हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारे पास हम एग्जांपल ले लेते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारे पास मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं उन सब की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसके बाद जो बायोलॉजी की हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में जो है हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर हम नोट करें तो जब तक हम किसी टॉय में सेल ना डालें वो मूव नहीं करता। इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स में प्लांट्स हमारे पास प्रेजेंट है वो सब सेल्स से मिलकर बने और इसी वजह से जिंदा है। अब हम देखते हैं हमारे पास सेल्स क्या है। सेल्स हमारे पास ऑर्गेनेलीज से मिलके बने हैं। ऑर्गेनेलीज हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास सेल में प्रेजेंट होते हैं और वो सेल के फंक्शन में इसको मदद करते हैं। जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन करने में मदद करता है। तो सेल बायोलॉजी में हम फंक्शन पढ़ते हैं सेल्स का और ऑर्गेनेलीज का। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो सेल का कंट्रोल यूनिट होता है। और इस न्यूक्लियस का एक फंक्शन है सेल की डिवीजन करना। सेल डिवीजन इस वजह से करता है ताकि अपने जैसे न्यू और सेल्स प्रोड्यूस कर सके। तो जितनी भी सेल की स्टडी होगी या फंक्शन ऑफ सेल और सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो सेल का कंट्रोल यूनिट है। न्यूक्लियस का एक काम है सेल की डिवीजन करना। अब सेल डिवीजन इस वजह से करता है ताकि अपने जैसे न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर सके। और तो जितनी भी सेल्स की स्टडी है उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं।
इसके बाद जो हमारे पास बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारे पास एक्चुअली फंक्शनल स्टडी है बॉडी पार्ट्स की, जिसमें हम बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। इस तरह हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हार्ट। अब फिजियोलॉजी में जब हम हार्ट की स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि हार्ट काम कैसे करता है, वो उसका फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन है कि अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करे, वो बॉडी को सर्कुलेटरी सिस्टम करने में मदद करता है। इसके फंक्शन को हम फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। एक्चुअली हम फिजियोलॉजी में ये देखते हैं कि बॉडी पार्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोलॉजी की वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक्चुअली हमारे पास है जीन्स की स्टडी या रोल ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं जीन क्या है। जीन जो है हमारे पास स्मॉल पार्ट है डीएनए का। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए जो है एक यूनिट है जिसके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट होती है। अब हर जीन का अपना एक फंक्शन होता है। इसके अंदर जितनी भी जीन्स है उन सबका अपना एक फंक्शन होगा। जिस तरह स्किन की जीन अलग होगी, कलर की जीन अलग होगी, इस तरह डीएनए के अंदर हमारे पास सारी जीन्स प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। रोल ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स। अक्सर आप लोगों ने नोट किया हो कि छोटे बच्चे अपने मामा पापा या दादा दादी से मिलते होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जीन्स होते हैं ना, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए जो है इन जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच आती है उसे हम कहते हैं, नेक्स्ट ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एम्ब्रियो और दूसरा है लॉजी। एम्ब्रियो मीन अनबॉर्न और लॉजी मीन स्टडी। एम्ब्रियोलॉजी में हम देखते हैं कि एक सेल से इंडिविजुअल कैसे बनता है, उसके बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि उस की अनबॉर्न की डेवलपमेंट कैसे होती है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं नोज की या ईयर की, तो उसकी डेवलपमेंट की स्टडी हम सारी एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोलॉजी की वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम नेमिंग करते हैं या ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले हम देखते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं। हम नेमिंग करते हैं साइंटिफिक मेथड के जरिए। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्रॉग की। एक साइंटिस्ट उस फ्रॉग को कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा। तो इस बैच से बचने के लिए साइंटिस्ट ने फ्रॉग को एक साइंटिफिक नेम दे दिया है, वो है राना टिग्रीना। अब जब भी किसी साइंटिस्ट के सामने राना टिग्रीना का नाम आएगा तो उस साइंटिस्ट को फ़ौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्रॉग की बात होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एनिमल्स की ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कैसे की गई ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं अर्थ की। अब हम देखते हैं अर्थ हमारे पास एक पूरा प्लैनेट है। इसको फिर हमने छोटे छोटे 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिए। इसके बाद इन कॉन्टिनेंट्स को और छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड
डिवाइड कर दिया गया है। जिस तरह इन कॉन्टिनेंट्स को कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया गया है और इन कंट्रीज़ के बाद सिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। तो इन सब की नेमिंग और क्लासिफिकेशन की स्टडी हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है, जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोलॉजी की, वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में जो है हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। अब ये फॉसिल्स क्या है, जब कोई एनिमल या प्लांट मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो हवा में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वो उनको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। तो इनकी डिकम्पोजिशन की वजह से लैंड ट्यूबल लेयर्स बनना शुरू हो जाती है। तो कुछ अच्छी बात जब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वहाँ से हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। जिस तरह हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पेट्रोल या डीजल वगैरह, ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल है जो हमें डेड प्लांट और या एनिमल्स की वजह से मिले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोलॉजी की, वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है। जिस तरह हम देख लेते हैं कि एनिमल्स या प्लांट्स का अपनी सराउंडिंग के साथ क्या रिलेशन है, तो इन सब इन्वायरमेंट की रिलेशन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इन सब की स्टडी हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोलॉजी की, वो है एनिमल्स का सोशल बिहेवियर कैसा है, उसका सोशल बिहेवियर कैसे है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हनी बी। अब हनी बी जो होती है, इनके दरमियान काम डिवाइड हुआ होता है, मतलब इनके डिवीजन ऑफ लेबर हुई हुई होती है। जिस तरह पहली हनी बी का जो काम होता है वो हमारे पास होते हैं वर्कर्स और उनका काम होता है फ्लावर से नेक्टर को नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो आती है क्वीन। क्वीन का काम होता है रिप्रोडक्शन करना, ये अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड आते हैं वो है सोल्जर्स। इनका काम होता है इन सब की प्रोटेक्शन करना। लिविंग थिंग का बिहेवियर और इंटरेक्शन हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोलॉजी की, वो है पैरासाइटोलॉजी। जो नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोलॉजी की वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में जो है हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स हमारे पास वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं। इनको हम डिजीज कॉजिंग एजेंट भी कह सकते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं प्लाज्मोडियम की। ये प्लाज्मोडियम हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मलेरिया कॉज करता है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मलेरिया कॉज करता है। तो पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये
लिविंग थिंग्स से यूजफुल थिंग्स लेके और वापसी या इन रिटर्न उनको हार्म करके जाते हैं। तो इन सब पैरासाइट स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोलॉजी की, वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास साइंस की एक रीसेंट फील्ड है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होते हैं उनके जरिए लिविंग थिंग्स के लिए यूजफुल थिंग्स प्रोड्यूस की जाती हैं। इस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक डायबिटिक पेशेंट है, उसकी बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत होती है शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। जब एक डायबिटिक पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती तो ये अपने अंदर आर्टिफिशियल इंसुलिन इंजेक्ट करता है। अब ये आर्टिफिशियल इंसुलिन आती कहाँ से है? ये आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है हमारे पास बैक्टीरिया से आती है। हम बैक्टीरियल सेल यूज करके ये आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं लिविंग थिंग के लिए। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन को बेनिफिट्स देते हैं उन सबको हम जब उन सब की स्टडी करते हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोलॉजी की, वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में जो है हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, जो बॉडी को डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह से बचाता है। जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक आर्मी होती है, वो अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन करती है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम आर्मी का रोल प्ले करता है। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती है जो इनको किल करके हमारी बॉडी से बाइंड कर देती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोलॉजी की, वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम उन इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं हनी बी की। अब ये हनी बी जो है ह्यूमन को हनी प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट ले लेते हैं एग्जांपल, वो है हाउस फ्लाई की। हाउस फ्लाई जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज पैदा करते हैं, मतलब ये हमारे लिए हार्मफुल इंसेक्ट्स है। तो एंटोमोलॉजी में हम जो है इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स के नेगेटिव रिलेशन या उनके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन इंसेक्ट्स स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास बायोलॉजी की जो लास्ट ब्रांच आती है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में जो है हम मेडिसिन या ड्रग्स की स्टडी करते हैं। अब ये मेडिसिन हमारे पास क्या होते हैं? मेडिसिन हमारे पास मॉलिक्यूल भी होते हैं या वो केमिकल भी होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कंट्रोल होती है। ये जो मेडिसिन जो होती है हमारे पास, ये हमारी बॉडी में डिजीज़ तो कंट्रोल करती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं हमारी बॉडी में। जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं पेन किलर की। अब पेन किलर्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी से पेन तो रिमूव कर
रिलैक्स तो कर देती है, लेकिन इन पेन किलर के हमारी बॉडी पे या हमारी बॉडी ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो फार्माकोलॉजी में जो है हम इन मेडिसिन की साइज या डोज के बारे में पढ़ते हैं। तो इस वजह से मेडिसिन की जितनी भी हमारे पास स्टडी होगी वो हमारे पास फार्माकोलॉजी कहलाएगी। तो आज हमने पढ़ा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।